नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल महिंद्रास गुजराती पे। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जनगणना के बारे में बात करेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे सभी एग्जामिनेशन, चाहे कोई भी एग्जाम हम देने जा रहे हो, उस एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन अहम होते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन होते हैं और जनरल नॉलेज के पॉइंट से हमें जनगणना से संबंधित क्या चीज, किन किन चीजों को जानना चाहिए, उन सारी चीजों को हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जनगणना की। ठीक है, तो क्या होता है जनगणना, अगर इसकी बात करते हैं तो हम लोग इन सारी चीजों को देखें तो इसके नाम में ही सेंसस बोला जाता है इसे इंग्लिश में। और अगर हम बात करें जनगणना, तो देखिए इसके नाम को ही अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, भाग अलग अलग कर देते हैं, तो हमें जो मिलता है, एक मिलता है जन और प्लस क्या हो गया, गणना। गणना, अब गणना का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है। गणना का मतलब होता है किसी भी चीज की काउंटिंग, गिनती करना। और जन का मतलब हो गया लोग, यानी एक भौगोलिक क्षेत्र में किसी, जैसे भारत है तो भारत का जितना भौगोलिक विस्तार है, उस विस्तार के अंदर जितने भी लोग निवास करते हैं उनको काउंट करने की जो प्रक्रिया होती है वो जनगणना कहलाती है। ठीक है, ये एक हो गया हम लोगों ने जो जनरल वे में जनगणना को समझा कि क्या होता है जनगणना। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो इसके कुछ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट होते हैं उस पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे तो कह रहा है, यहां पे देखा जाए तो कह रहा है कि अगर देखिए तो कह रहा है किसी देश अथवा किसी भी क्षेत्र, ठीक है, में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करने एवं उसे रिकॉर्ड करना जनगणना यानी सेंसस कहलाता है। ठीक है, कह रहा है यह एक निश्चित समांतराल के बाद की जाती है। अब ये समांतराल एक टाइम होता है कि इस टाइम में इसको किया जाना होता है। जनरली अगर बात करें अभी, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे 10 ईयर्स का एक टाइम पीरियड रखा गया है जिसके आधार पे किया जाता है। हालांकि बहुत सारे इससे रिलेटेड फैक्ट हैं जो आगे हम लोग बात करेंगे कि बात की जाती है। और शासकीय आदेश, ये एक गवर्नमेंट के आदेश के तहत किया जाता है, जो शासकीय आदेश होता है। ठीक है बच्चों, इसमें अगर हम बात करें तो कह रहा है कि इसमें जन्म मृत्यु से संबंधित आंकड़े, सामाजिक और आर्थिक आंकड़े शामिल होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें बच्चों, इतिहास के पीछे जाते हैं थोड़ा सा, तो मौर्य कालीन जो हम साम्राज्य हुआ करता था, वहां पे भी जनगणना किया जाता था। कुछ इतिहासकारों का मानना होता था कि उसमें धार्मिक लोगों के कितने धार्मिक स्तर पे गणना किया जाता है, कितने क्षत्रिय हैं, कितने वैश्य हैं, कितने मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो लड़ाई कर सकते हैं। तो एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए होती है कि कैसे हमें राज्य का संचालन करना है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारे राज्य में कौन सा कार्य करने वाले कितने लोग हैं। तो एक मौर्य कालीन में भी इसमें इसके कुछ अगर देखा जाए तो प्रकाश पड़ता है जनगणना से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी होती थी वहां पर। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जनगणना क्या होता है, कि किसी देश अथवा किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से जानकारी एकत्र करना क्या कहलाता है, जनगणना कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं यहां पर। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि नागरिकों के लिए पहली ज्ञात जनगणना 1830 में। अब देखो जनरली अगर हम बात करते हैं तो अभी जनगणना के फैक्ट में बात करते हैं, तो 1813 में हेनरी वाल्टर द्वारा डाक, जिसे अभी वर्तमान में ढाका कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है, ढाका के नाम। तो डाक में किसने किया था, हेनरी वाल्टर ने। कब किया था, 1830 में किया था। और इसी कार्य की वजह से उन्हें हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का फादर कहा जाता था। देखो 1830 की अगर बात करें तो जो ढाका है बांग्लादेश का हिस्सा है, अभी वो भारत में ही रहता था। तो भारतीय जनगणना का जनक किसे कहा जाता है, हेनरी वाल्टर को कहा जाता है। ठीक है, 1830 में इन्होंने एक ढाका जगह था वहां पे एक जनगणना किया था। एक बहुत ही छोटे स्तर पे था वो, इसलिए उतना पॉपुलर नहीं हुआ था वो। तो ढाका में हेनरी वाल्टर ने किया था। इन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय जनगणना का फादर कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सेंसस का क्या होता है, कौन है, हेनरी वाल्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, पहला पॉइंट। तो आगे की बात करते हैं तो जनगणना में क्या होता है, तो कह रहे हैं इसमें जन्म मृत्यु से संबंधित आंकड़े, सामाजिक और आर्थिक आंकड़े शामिल होते हैं। जन्म, कितने लोग जन्म लिए, ठीक है, कितने लोग मर गए। ठीक है, सामाजिक आंकड़ा क्या है, यानी कितने कौन से कास्ट के लोग हैं। ऐसे चूंकि इसको पब्लिश नहीं करना चाहिए किया जाता है, बहुत सारे मतभेद होते हैं। ठीक है,
इसमें। तो और आर्थिक आंकड़े कितने लोगों के पास कितना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं रिपोर्ट बहुत सारे पढ़ते हैं कि इतने लोग के पास इतना पैसा है, इतने लोगों के पास इतना पैसा है, तो ये इसी आर्थिक आंकड़े इसी जनगणना के तहत ही इसे निकाला जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें स्टार्टिंग में ही मैंने बताया इसे हर 10 वर्ष में आयोजित किया जाता है, बताया गया कि हर 10 वर्ष में जनरली इसको जनगणना किया जाता है, सरकारों द्वारा कराया जाता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें तो जो अब लेटेस्ट जनगणना का डेटा हम लोगों के पास है भारत में वो 2011 का है। 10 वर्ष यानी 2021 में होना था, लेकिन आप लोगों को पता है कि एक वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक जो कि कोविड-19 था, जिसके वजह से जनगणना नहीं किया गया और इसके बाद उसे 2 साल के लिए टाला गया और 2 साल यानी 2023-24 में जनगणना होना था, लेकिन आम चुनाव की वजह से फिर से जनगणना नहीं हुआ और ऐसे ही अभी तक प्रोजेक्टेड है कि 2025-26 में कब होता है। अब जब हो जाए तो ये पता चलेगा आगे। ठीक है, तो यहां से हम बात करते हैं तो जो कि पॉइंट हमारे निकले कि फादर ऑफ क्या हुआ इंडियन सेंसस कौन थे, तो हेनरी वाल्टर थे। 1830 में उन्होंने बांग्लादेश अभी जो है प्रेजेंट में ढाका में किया था। ठीक है, जनगणना में क्या होता है, जन्म मृत्यु संबंधित आंकड़े होते हैं, सामाजिक और आर्थिक आंकड़े होते हैं और जनरली इसे हर 10 ईयर्स में क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है, ऐसी जनगणना की जाती है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब अगर आगे बात करते हैं बच्चों तो आते हैं हम लोग भारत में। अब भारत की जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जनगणना से रिलेटेड फैक्ट्स को पढ़े। ठीक है, अब भारत में अगर हम बात करें तो देखो एक चीज और ध्यान समझना, 1872, ठीक है, मतलब भारत अभी आजाद नहीं था। ठीक है, कह रहा है कि 1872 में पहली गैर समकालिक जनगणना नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुआ था। अब ये गैर समकालिक जनगणना क्या है इसकी अगर हम बात करें तो देखो जैसे पता था कि जो भारत का क्षेत्र था उसमें बहुत सारे छोटे छोटे राजाओं का साम्राज्य हुआ करता था और कुछ जगहों पे ब्रिटिश राज करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य करती थी। तो जो ये जनगणना हुआ था ये क्या कह रहा था कि जो जनगणना किया गया था, ब्रिटिश भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या की गणना करने का प्रयास किया था 1872 में। तो जितना जहां जहां ब्रिटिशर्स का राज था वहीं पे जनगणना करने का प्रयास किया गया था ये। ठीक है, वहां पे 1872 में उस टाइम पे ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मोयो, क्या नाम था, लॉर्ड मेयो, ठीक है, के अधीन पहली बार यह जनगणना की गई थी। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान समझिएगा, यह गैर समकालीन नॉन सिंक्रोनस सेंसस था। ठीक है, कब हुआ था, 1872 में हुआ था। पूरे भारत में इसकी ये जनगणना नहीं की गई थी। ठीक है, ये जस्ट इसके नीचे दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में कौन था, वायसराय लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, 1881 में। उसके बाद यह हर 10 वर्ष में एक बार होती है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी तो 1872 में हुई थी। ठीक है, नॉन सिंक्रोनस यानी गैर समकालिक जनगणना थी, पूरे भारत में नहीं हुआ था, अलग बात है। लेकिन अगर पूछे कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना, ठीक है, ओवरऑल सेंसस कब हुआ था तो 1881 में, और किसके समय में हुई थी, तो जो वहां पे वायसराय हुआ करते थे उनका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में यह जनगणना हुई थी। ठीक है, और उसके बाद से क्या कर रहे थे कि हर 10 वर्ष में एक बार होती है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो भी जनगणना करता होगा कोई एक कमांडर होता होगा जो सारी चीजों को देख रेख करता होगा, जिसे हम लोग कहते हैं जनगणना आयुक्त। जैसे हम लोग अगर बात करें कि चुनाव होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, चुनाव आयुक्त कहते हैं। तो जनगणना आयुक्त थे, उनका नाम था, जो भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे उनका नाम था WC फ्लाउडेन। ठीक है, भारत के पहले जो जनगणना आयुक्त थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में यही जनगणना आयुक्त थे WC फ्लाउडेन, जिन्होंने क्या किया था, पहली बार संपूर्ण भारत की जनगणना की थी। ठीक है, और जिनमें उन्होंने पता किया था कि भारत में कितने लोग रहते हैं, कहां कितने लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, किस धर्म जाति के लोग रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने ही जनगणना के तहत पता किया था। ठीक है, तो ये बात हो गई, ध्यान से समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि यहां पर अगर हम देखा जाए तो भारत की जनगणना की बात कहा जा रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि 1949, अब जैसे देखो भारत आजाद हो गया था 1947 में। ठीक है, तो कह रहा है कि 1949 के बाद यह भारत सरकार के क्या गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अधीन महारजिस्ट्रार यानी रजिस्ट्रार जनरल जो होता है, RGI बोलते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है,
एवं जनगणना आयुक्त सेंसस कमिश्नर के द्वारा कराया जाता है। 1949 के बाद से यह था, यह किसके कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, भारत सरकार का, ठीक है, के अधीन आता है। भारत के महारजिस्ट्रार जो होते हैं, आरजीआई जो होता है, और जनगणना आयुक्त सेंसस कमिश्नर होता है, उनके द्वारा यह जनगणना कराई जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 1951 के बाद सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है? 1951 में जनगणना हुई थी, ठीक है, उसके बाद की जो भी जनगणनाएं थी उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया, एक नियम बना दिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे व्हाट इज द 1948 जनगणना अधिनियम सेंसस, जो इसका कमीशन बनाया, रूल बनाया गया था, वो क्या था? तो इसी के तहत कराई गई थी 1948 जनगणना अधिनियम के तहत। ठीक है, अब यह क्या है अगर हम बात करते हैं 1948 जनगणना अधिनियम क्या है? 1948 जनगणना का अधिनियम की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो कह रहा है यह भारत की संसद का एक अधिनियम है। ठीक है, एक नियम है, एक कायदे कानून बनाया गया। भारत या उसके किसी भी हिस्से में जनगणना कराने का प्रावधान यह बताता है कि भारत हो या फिर उसके किसी भी हिस्से में अगर जनगणना करने हो तो उसको कैसे करना है, उसका वो ये प्रावधान बताता है। जब भी वह ऐसा करना आवश्यक या वांछनीय समझे कि लगे कि अब ऐसा करना आवश्यक है, तो इस अधिनियम के तहत, ठीक है, वो जनगणना करा सकता है। ठीक है, अब यह कह रहा है यह अधिनियम 1948 में अधिनियमित किया गया था, तब से इसमें कई बार संशोधन किया गया, इसमें कई बार चेंजेस किए गए, जरूरत पड़ने पे चेंजेस होते रहे। ठीक है, अब यहां पे एक चीज है, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट में जो 2021 में जनगणना होनी थी वो क्यों नहीं हुई। तो यही अधिनियम भारत सरकार या शासन को राइट्स देता है भाई, कि आप जो बाध्य नहीं हो कि आपको हर 10 साल में जनगणना कराना ही है। यही अधिनियम बाध्य करता, राइट्स दे देता है भारत सरकार को। लिखा है कि 1948 का भारत जनगणना अधिनियम केंद्र सरकार को किसी विशेष स्थिति पर जनगणना कराने या अधिसूचना अवधि में अपना डेटा जारी करने के लिए बाध्य नहीं करता है। इसी अधिनियम के तहत याद रखना बात है कि कौन सा अधिनियम भारत सरकार को किसी तिथि फिक्स डेट पे जनगणना कराने या अधिसूचना अवधि में अपना डेटा जारी करने के लिए बाध्य नहीं करता है। तो वो अधिनियम है 1948 का जनगणना अधिनियम। याद रखना, जनगणना से रिलेटेड है तो जनगणना अधिनियम हो गया और 1948 रिलेटेड टू। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, अब देखो जैसे अभी लिखा हुआ है अंतिम जनगणना 2011 में कराई गई, जबकि अगला 2021 में होना था, अभी मैंने बताया था, लेकिन कोविड-19 के कारण, कोविड-19 जो था महामारी पेंडेमिक था के कारण इसे क्या कर दिया गया था? रोक दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद बोला गया था कि 2023-24 में होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव थे तो उस टाइम पे भी नहीं किया गया और आगे अभी यह पेंडिंग ही चल रहा है। तो ये रहा पॉइंट। अब अब अगर हम बात करें तो जो हम लोग के पास लेटेस्ट जनगणना का डेटा है वो कब का है? 2011 यानी 2011 का है। उसी से रिलेटेड डेटा को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और रिलेटेड जो हमसे अगर जनगणना से, लेटेस्ट जनगणना से संबंधित एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, वो कौन सी जनगणना के होंगे? तो भारत की 2011 की जनगणना से संबंधित होंगे। तो हम लोग चलते हैं भारत की एक 2011 की जनगणना से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अगर बात करें भारत 2011 की जनगणना, ठीक है, लगभग सभी लोगों को 2011 की जनगणना के थोड़े बहुत तो चलचित्र याद ही होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स, अदर जो भी होते थे, आते थे बड़े बड़े रजिस्टर्स लेके, ठीक है, और उसमें पूछते थे कि कितने बच्चे हैं, कितने पुरुष हैं, ऐसी चीज़ें पूछी जाती थी, घर का सर्वे होता था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ऐसे ही होता है जनगणना। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना 31 मार्च 2011 को केंद्रीय गृह सचिव और भारत के आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई थी। यानी 31 मार्च 2011 तक ये कंप्लीट कर लिया गया था और उस दिन वो जारी कर दिया गया। ठीक है, कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। कहने का मतलब बेटा 2011 से पहले अगर हम बात करें तो 14 बार जनगणना हो चुकी थी। चूंकि जनगणना कब से स्टार्ट हुआ था? 1872 में नॉन सिंक्रोनाइज हुआ था। ठीक है, इसके बाद 1881 का था। तो उससे पहले अगर हम बात करें 2011 से पहले तो 14 बार जनगणना हो चुकी थी। जो 2011 वाला था 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र यानी भारत के स्वतंत्र होने के बाद यह 7वीं बार जनगणना की गई थी।
तो एक फैक्ट हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि ये कौन से नंबर की जनगणना थी। तो ये जनरली अगर हम बात करें, ठीक है, तो 15वें नंबर की जनगणना थी, ठीक है, और स्वतंत्र भारत के 7वें नंबर की जनगणना थी। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चले तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना में पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित की गई थी। ठीक है, एक यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिजिटल इंडिया से रिलेटेड, बायोमेट्रिक। पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी किस जनगणना में एकत्रित की गई थी? तो वर्ष 2011 की जनगणना में एकत्रित की गई थी। और जनरली अगर हम बात करें तो यह जनगणना 2 स्टेज में 2 चरणों में पूरा किया गया था। इसकी प्रक्रिया होती है, पहले सीमाएं जो होती है उसे बंद किया जाता है, सीमाएं ब्रेक स्टॉप किया जाता है, उसके बाद वो जनगणना का कोई प्रक्रिया होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, जनरली अगर हम बात करें पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित की गई थी 2011 की जनगणना में। ठीक है, जनगणना को जनरली 2 स्टेज में पूरा किया गया था, 2 चरणों में पूरा किया गया था। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं वर्ष 2011 की जनगणना का शुभंकर जो कि लोगो था, प्रगणक शिक्षिका थी। ये आप लोगों को इमेज दिख रहा होगा, एक प्रगणक शिक्षिका यानी ऐसे गणना करने वाली शिक्षिका थी। ये एक शिक्षिका है और इसके हाथ में कुछ रजिस्टर हैं जनगणना से संबंधित, और जनगणना से संबंधित एक बैग है, ऐसे एक इसका ये लोगो था, शुभंकर बोला जाता है। ठीक है, तथा आदर्श वाक्य था, ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, तो 2 चीजें यहां से याद रख सकते हैं। शुभांकर क्या था? एक प्रगणक शिक्षिका थी, और आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की जनगणना का क्या था? आदर्श वाक्य था। ठीक है, यहां से नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अगर 2011 की जनगणना से रिलेटेड फैक्ट की बात करते हैं यहां पर, तो कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना 31 मार्च 2011 को, अच्छा ये 11 को केंद्रीय गृह सचिव और भारत के आरजीआई के द्वारा की गई थी। ये वाला तो आप लोगों ने पीछे लाइन में पढ़ लिया। अब देखो इसकी अगर बात करें, आपको पता है कि जो जनगणना आयुक्त होता है, ठीक है, रजिस्ट्रार जो आरजीआई होते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और जनगणना आयुक्त के ये पूरे निगरानी में होता है जनगणना। तो ये बोलता है कि 2011 में कौन था। अगर उसकी बात करते हैं तो आरजीआई और जनगणना आयुक्त जिनके तहत 2011 की जनगणना का आयोजन किया गया था, उनका नाम था सी चंद्रा मौली। क्या नाम था? सी चंद्रा मौली। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी चंद्रा मौली के देख रेख में, ठीक है, उस टाइम पे वो जनगणना के आयुक्त थे, ठीक है, आरजीआई थे, और 2011 की जनगणना की गई थी। अब अगर हम बात करते हैं तो जस्ट इससे एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि अभी वर्तमान में ये कौन है इस पोस्ट पे? वर्तमान में कहने वाली वर्तमान आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और जनगणना आयुक्त जो होता है वो होता है श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जी हैं। कौन है? एम के नारायण, यानी श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जी है। ये वर्तमान में आरजीआई हैं और जनगणना आयुक्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 15वीं जनगणना 2011 के तहत भारत की जनसंख्या जो थी 1.2109 करोड़, यानी 121.09 करोड़ जनसंख्या थी 2011 जनगणना के तहत, जो चीन के बाद विश्व का जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश है। 2011 के तहत बच्चों विश्व में सबसे जनगणना में, यानी जनमानस के निवास करने के आधार पर अगर देखा जाए तो चीन बड़ा देश हुआ करता था, भारत दूसरे नंबर पर आता था। लेकिन हमें आप लोगों को बताते हुए बच्चों यह खुशी हो रही है कि आप जैसे लोगों के अथक प्रयास से अब यह भारत पहले स्थान पर हो चुका है। यानी अगर हम बात करें कि अगर टोटल पॉपुलेशन के बेस पे अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री हमारी इंडिया है। ठीक है, तो 2011 में जो था उसके बेस पे, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके बेस पे जो भारत की जनसंख्या थी, जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर था वर्ल्ड में। और जो भारत की जो जनसंख्या थी 121.09 करोड़ थी, यानी सीधा याद करो 125 करोड़, लगभग 125 करोड़ के आसपास में जनसंख्या थी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखो तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, हम लोगों के पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, सबसे बड़ा राज्य 2011 की जनसंख्या के आधार पर, जनगणना के आधार पर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था बच्चों, वो कौन था? राजस्थान था। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कितना भूमि, कितना लैंड एक्वायर करता है,
वो राज्य था राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य। सबसे छोटा राज्य अगर हम बात करें तो वो कौन था? गोवा था। ठीक है, और जैसे कि पता है कि भारत में जनरली दो टाइप के राज्य, एक राज्य होता है और एक केंद्र शासित प्रदेश होता है। ठीक है, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था वो लद्दाख था, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था। तो ये चारों पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 2011 के जनगणना के आधार पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था। अब ये जनसंख्या क्षेत्रफल के आधार पे हो गया। अब ऐसे ही होते हैं जनसंख्या के आधार पे भी। ठीक है, तो अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन है? अब देखो दो चीजें हैं, जनसंख्या प्रतिशत में ज्यादा कौन है? तो अगर हम बात करें तो 2011 का जो डेटा था जनसंख्या जनगणना का, उसमें अगर देखा जाए इस सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य थे तो था उत्तर प्रदेश, जिसकी कुल जनसंख्या 16.51% थी, यानी 16.51% केवल भारत की टोटल पॉपुलेशन का 16.51% उत्तर प्रदेश में निवास करता है। अब देखो एक चीज पता चल गया कि जनसंख्या की क्यों जरूरत है लगी। अगर जिसको केंद्र में सरकार बनानी है उसे पता है कि ज्यादा फोकस कहां करना है, उत्तर प्रदेश पे करना है, बिकॉज यहां पे जनसंख्या क्या है? ज्यादा है। समझ गए? स्ट्रेटेजिकल एक तरीका होता है जनगणना करना, किसी भी पॉलिसी को बनाने का तरीका होता है कि कहां पर कितने एससी कैटेगरी के लोग निवास करते हैं, कहां पर कितने एसटी कैटेगरी के लोग निवास करते हैं, कौन स्टेट में कौन से कास्ट के लोग माइनॉरिटी हैं, कहां पर किसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है, एजुकेशन रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है अगर हम बात करें बेसिकली। ठीक है, फीमेल और मेल का रेशियो क्या है, इसके ये सब डेटा रहता है तभी जाके पॉलिसी बन पाती है। इसी को ध्यान में रख के पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें जनरली तो अगर बात करें लिटरेसी रेट में सबसे बड़ा लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहां का है? केरल का है। और अगर हम बात करें सबसे कम लिटरेसी रेट कहां का है? बिहार का है। और अगर ये जनगणना के तहत पता ही नहीं चले तो हम अगर बात करें तो जो भी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है हम केरल में जाके चलाएं, फायदा। वहां पर तो ऑलरेडी लिटरेसी रेट सही है, तो जहां पे कम है वहां पे सही करना है। तो ये सब डेटा जब आता है तभी जाके नीतियां बन पाती हैं, निर्णय हो पाते हैं, इसलिए जनगणना जरूरी होता है। अगर हम बात करें बच्चों तो दूसरा राज्य जो था जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर, तो वो दूसरा राज्य महाराष्ट्र था। ठीक है, जहां की जनसंख्या 9.28% थी। इसके बाद आता है बिहार का नंबर 8.6% था, और इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का नंबर आता है जो था 7.54%। तो ये याद रखिएगा सीक्वेंस, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य हैं। पहला तो कम से कम हमेशा याद रखेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आगे की अगर हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो अब आ गया यहां पर न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन है। अगर हम देखें कि न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन है, तो यहां पे बच्चों देखें कि जो न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत में है वो सबसे कम है कहां का? सिक्किम का। कहां का है? सिक्किम का, जिसका जनसंख्या प्रतिशत है 0.05%, 0.05%। ये क्या है? जनसंख्या प्रतिशत है सिक्किम का। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश जनसंख्या प्रतिशत में, और सबसे कम कौन? सिक्किम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट तो इसके बाद आता है मिजोरम, इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश और इसके बाद आता है गोवा। तो स्टाइल बॉटम से 4 हो गए। ठीक है, सबसे कम कौन है? सिक्किम, इसके बाद कौन आ गया? मिजोरम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और इसके बाद गोवा। ये तीनों याद रखना, एक ही 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स जो स्टेट है वो वहीं से ये रिलेटेड है तीनों। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखा जाए यहां पर, तो नेक्स्ट अगर देखते हैं
तो कह रहा है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे ये दशकीय वृद्धि क्या है। देखो बच्चों, अब हम लोग को पता है कि जो जनगणना होता है वो हर 10 साल में होने का प्रावधान था। इस बार 2011 के बाद हुआ नहीं, वो अलग चीज है। तो जो जनगणना होता था वो हर 10 साल पे जनरली करा जाता था। तो आज से 10 साल पहले और जो अभी जनगणना हो रही है, तो जो 10 साल में सर्वाधिक वृद्धि किया जिस राज्य ने, वो दशकीय वृद्धि है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो हुई वो हुई कहां में? मेघालय में हुई, जिसकी दशकीय वृद्धि थी 2.27.9%, यानी 10 साल में 27.9% की वृद्धि हुई थी मेघालय में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला यानी किस राज्य ने सबसे ज्यादा वृद्धि की थी, तो वो मेघालय था और उसने टोटल 27.9% की वृद्धि की थी। इसके बाद आ जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश का नंबर, इसके बाद बिहार आता है और इसके बाद आता है मिजोरम। अब देखो बेटो, जैसे बच्चों पता चला कि पीछे इसकी जनसंख्या कम है इस राज्य में, तो गवर्नमेंट वहां पे बहुत तरह की स्कीम लाती है, ठीक है, वहां पे बहुत तरह की पॉलिसीज बनती हैं, तो जिसके वजह से वृद्धि होती है, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं यहां पर। तो सबसे याद रखिएगा कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य जो था वो मेघालय था, ठीक है। अब अगर बात करें कि सबसे कम वृद्धि कहां हुई थी 10 सालों में, 2011 की जब जनगणना हुई थी उसके पहले से जो 10 साल थे उसमें सबसे कम वृद्धि हुई थी नागालैंड में, जो था -0.6%। याद रखिएगा, यह ऋणात्मक वृद्धि वाला राज्य था। एक बहुत ही, इसका जो क्वेश्चन आता है बहुत ही माइनर होता है, पूछता है कि 2011 की जनगणना के आधार पर ऋणात्मक प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो राज्य का नाम है नागालैंड, ठीक है। राज्य का नाम क्या है? नागालैंड। इसकी जो वृद्धि हुई थी -0.6%, यानी कुछ बड़ा ही नहीं, जो था उसमें से भी कम हो गया, ओके। इसके बाद आता है केरल जो कि 4.91% था, गोवा 8.23% था और आंध्र प्रदेश 11% था। और अगर ऋणात्मक नहीं धनात्मक पूछ दे तो पहले आ जाएगा क्या? केरल आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और सबसे कम दशकीय वृद्धि प्रतिशत वाला राज्य नागालैंड ही रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहां पर अगर हम बच्चों बात करते हैं तो यहां पे अगर हम देखा जाए तो क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर है। यानी कि अगर हम बात करते हैं बच्चों कि अगर यह 1 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, और यह भी 1 किलोमीटर है, तो ये पूरा एरिया है, तो इस 1 किलोमीटर के एरिया में इस 1 किलोमीटर हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर, इसमें टोटल 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का जो जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है। अब अगर इसमें अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा कहां पर है, अगर देखा जाए बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर देखते हैं ना बच्चों, तो एक चीज ध्यान से समझेंगे। ये पहले हम यहां से हटा दे रहे हैं, यहां पे एक थोड़ा सा चीज को समझने वाली बात है, एक पॉइंट हम लोग समझेंगे। अगर हम इसमें यहां पे देखें कि क्या था, तो देखो बच्चों, एक बिहार है, इसका जो 1 किलो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है 1106 है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं बिहार। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बन गया क्या बेटा? बिहार। 2011 की जनगणना से पहले था कौन? पश्चिम बंगाल था। यहां पे लिखा हुआ बिहार ने बांग्लादेश को पीछे छोड़ के देश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बन गया है। तो बिहार से पहले कौन था? पश्चिम बंगाल था। लेकिन अगर एक चीज यहां पे पूछा जाए, आप लोगों को एक पॉइंट बताएंगे कि अगर हम यहां पे देखते हैं बच्चों, तो यहां पे अगर देखा जाए दिल्ली में,
तो 11,320 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। कितना? 11,320 लोग। यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। बिहार 1106, दिल्ली 11,320 लोग। अब अगर हम बात करें बच्चों राज्य की बात करेगा, चूंकि बिहार क्या है बेटा? राज्य है, स्टेट है, और दिल्ली क्या है बेटा? यूटी है, यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर यहां पर क्वेश्चन हमसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार है। और निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां का है? तो दिल्ली का है। याद रखना, बिकॉज ऑफ कि केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से राज्य का दर्जा, बिहार को राज्य का दर्जा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो गया बिहार। और अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बोला जाए तो वो दिल्ली ही होगा। या बोला जाए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है? तो दिल्ली में है। याद रखना आप लोग। या बोल देंगे निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक, किस स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो वहां पर आंसर आ जाएगा दिल्ली। और अगर किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है तो वो आ जाएगा बिहार। अभी मैंने बताया था, इसके पहले 2011 की जनगणना के पहले था पश्चिम बंगाल, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था पश्चिम बंगाल का। ठीक है, आगे की बात करते हैं। ये बात याद रखिएगा, बिहार और दिल्ली वाली कंट्रोवर्सी अगर होती है आपके साथ तो। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले अगर राज्य की बात करते हैं अगर हम बच्चों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करते हैं, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश है जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, जिसका 1 किलोमीटर स्क्वायर में टोटल 17 लोग निवास करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद आता है हमारा मिजोरम का नंबर, इसके बाद आता है सिक्किम, और इसके बाद आता है मणिपुर का नंबर। ठीक है, यहां पे लिखा भी है दिल्ली वास्तव में देश का सबसे घनी आबादी यानी हायर डेंसिटी एरिया है, जहां पर 11,320 लोग रहते हैं प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में। केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके बाद चंडीगढ़ और पांडिचेरी का स्थान आता है। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले आ गया हमारा दिल्ली, इसके बाद आ गया चंडीगढ़, और इसके बाद आ गया पुडुचेरी। ये तीनों का सीक्वेंस याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं बच्चों। तो यहां पे एक चीज है, यहां पर अगर हम बात करते हैं, कह रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। यानी लिंगानुपात की अगर बात करें, सेक्स रेशियो जो बोला जाता है, ठीक है, सेक्स रेशियो की अगर बात करें, ठीक है, तो मेल और फीमेल के सेक्स रेशियो से लिंगानुपात निकाला जाता है, आपको पता है। यानी केरल अगर हम बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात है बेटा, वहां पे अगर 1000 पुरुष है तो उन 1000 पुरुषों के बदले उस राज्य में 1084 महिलाएं हैं। यानी प्रति 1000 पुरुष 84 महिलाएं ज्यादा हैं। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बेटा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला जो स्टेट था वो केरल था, जहां पर 1084 प्रति व्यक्ति पर 1084 महिलाएं हैं। और अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट, ये हो गया हमारा, और लोवेस्ट की अगर बात करते हैं, लोवेस्ट की बात करते हैं तो हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा में अगर बात करें बेटा, अगर 1000 पुरुष हैं तो वहां पर 879 महिलाएं हैं। तो बहुत ही, अगर हम देखा जाए तो ये बहुत ही चिंतनीय, मतलब इमीडिएट एक्शन लेने वाला बात है। ठीक है, बहुत सारे वहां पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था, पानीपत से। ठीक है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्कीम इस डेटा को देखने के बाद किया था। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हाईएस्ट, जो अगर हम बच्चों बात करते हैं कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है, केरल का है, और लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है, हरियाणा का है। ठीक है, आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब आ जाते हैं थोड़ा सा लिटरेसी रेट पे बात करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के तहत भारत की जो कुल साक्षरता दर है वो है बेटा 73%। यानी 100% अगर टोटल है तो उसमें से 100 में से 73 लोग साक्षर है। बाकी के हमारे जो 27% होते हैं वो
साक्षरता में नहीं आते हैं, साक्षर नहीं है। जिसमें अगर हम बात करें कि कुल पुरुष की साक्षरता दर 80.09% है तथा महिलाओं की साक्षरता दर 64.60% है। ठीक है, एक तहत अगर हम बात करें तो टोटल अगर बात करें बच्चों, टोटल भारत की इंडिया का लिटरेसी रेट है 73%। ठीक है, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट है 18.09% एंड अगर हम बात करें बच्चों महिला यानी कि फीमेल लिटरेसी रेट अगर हम बात करें तो 64.60% है। ठीक है, अगर हम बात करें राज्य के आधार पे बात कर लेते हैं, ये बात किया हमने किसमें, ओवर इंडिया, पूरे देश की बात की यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे राज्य के आधार पे बात करें तो क्या कह रहा है, अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कह रहा है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो कौन है, केरल है। क्या है, केरल, जिसकी साक्षरता दर 94% है। क्या है, 94% है। जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है वो बिहार है बच्चों, जिसकी लिटरेसी रेट है 61.80%। तो याद रखेंगे भारत की साक्षरता दर कितना है, 73% है। जिसमें मेल लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं तो 80.09 है, जबकि फीमेल लिटरेसी रेट अगर बच्चों हम बात करें तो 64.09 है। अगर हम स्टेट के बात करें, भारत का कौन सा स्टेट, अगर हम देखें कि भारत का कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट में आगे है तो वो हमारा केरल है। 94.0% उसकी लिटरेसी रेट है, यानी 100 लोगों में से 94 लोग वहाँ पर साक्षर हैं। और अगर सबसे कम की बात करते हैं तो 61.80% है किसका, बिहार का। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट में केरल का और लोवेस्ट लिटरेसी रेट स्टेट में बिहार का। ओके, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखा जाए यहाँ पे बच्चों तो ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। देखो अगर हम बात करें तो हमें पता है कि भारत में एक रूरल होता है, एक अर्बन होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें वही बेटा कि रूरल जनसंख्या प्रतिशत, रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करते हैं तो नाम आता है बेटा सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश का है। जबकि कुल ग्रामीण जनसंख्या, जहां की कुल ग्रामीण जनसंख्या बेटा कितना है, यानी 90% है। यानी हिमाचल प्रदेश के पूरे जितने लोग हैं ना उसमें से 90% लोग गांव में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं। ठीक है, जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य गोवा है, जिसकी कुल नगरीय जनसंख्या 62.2% है। यानी 62.2% जितने, मतलब गोवा राज्य की जितनी जनसंख्या बेटा उसके 62.2% लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, शहरी लोग हैं वो लोग। ठीक है, अब इसका लॉजिक है कि वहां पे शहर ज्यादा है, छोटा सा राज्य है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का, और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ का है, गोवा का है। और अगर हम बात करें बेटा, ये परसेंटेज में बात कर रहे थे, अगर हम हेड काउंटिंग की बात करते हैं तो हेड काउंटिंग में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। यानी इसके महाराष्ट्र की कुल 5.8 करोड़ लोग जो हैं वो कहां रहते हैं, सिटी यानी अर्बन एरिया, सॉरी रूरल अर्बन एरिया में रहते हैं, सॉरी। ठीक है, तो अगर हम पूछे कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, गोवा है, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। कैसे याद रखना है कि प्रतिशत बोले तो गोवा, परसेंटेज निकाला जाए टोटल पॉपुलेशन का तो गोवा का आता है, और अगर हेड काउंट किया जाए, टोटल हेड काउंटिंग की जाए तो महाराष्ट्र का आ जाएगा। यानी 5.8 करोड़ लोग महाराष्ट्र, जो भी महाराष्ट्र का क्षेत्र, महाराष्ट्र के क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं, जितना पॉपुलेशन है उसमें से 5.8 करोड़ लोग बेटा 2011 की जनसंख्या के अनुसार कहाँ रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, नगरीय जनसंख्या है। आगे की बात करते हैं यहां पर। देखो नेक्स्ट कह रहे हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति। देखो ये जो नीचे के 2 पॉइंट्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी, शेड्यूल कास्ट जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां कुल 4.13 करोड़ अनुसूचित जाति के लोग हैं। जबकि सर्वाधिक अनुसूचित
जाति प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। ये फिर से वही बात होगी बेटा कि एसटी की बात नहीं करेंगे, एससी का परसेंटेज देखा जाए तो किस राज्य में ज्यादा है, तो पंजाब में ज्यादा है, जिसका है 31.9%। और अगर हेड काउंटिंग की जाए तो वो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, जो कि है 4.13%। एससी शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, एससी के बाद अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एसटी से रिलेटेड होता है, तो कह रहे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अगर हेड काउंटिंग की बात करते हैं बच्चों, तो अगर हम बात करें तो एमपी आ जाता है, जहां पे 1.53 करोड़ जो लोग हैं वो एसटी कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। जबकि अगर हम बात करें यही परसेंटेज में बात करें तो यह आ जाता है मिजोरम का, जिसका क्या है 94.4% आ जाता है। तो याद रखना बेटा, यहां पे परसेंटेज और हेड काउंटिंग यानी संख्या में अगर काउंट करके बताया जाए तो दोनों अलग अलग चीजें होती है और क्वेश्चन दोनों अलग अलग हिसाब से बनते हैं। अगर हम एससी की बात करते हैं बच्चों, तो अगर हेड काउंटिंग में बात करें तो उत्तर प्रदेश, और परसेंटेज में बात करें तो पंजाब। वहीं अगर हम बात करें एसटी की, तो हेड काउंटिंग में बात करते हैं तो हमारा आ जाता है मध्य प्रदेश, और परसेंटेज में बात करते हैं तो कहा जाता है मिजोरम आ जाता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट 2011 की जनसंख्या से रिलेटेड है। इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट बना लीजिएगा। उतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिए गए जो रिलेटेड एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से रखिएगा, ध्यान में समझ के रखिएगा, और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं सहयोग करेंगे एग्जाम को पास करने में। तो आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों से शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे।